विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। वेलकम है आपका अभ्यास सीरीज में डे 2 में। डे 1 के अंदर स्टूडेंट्स हमने 30 क्वेश्चंस की दीवार को तोड़ डाला था, उन हर्डल्स को क्रॉस कर लिया था और आज डे 2 के अंदर फिर से हम 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं और इन 30 क्वेश्चंस की दीवार को, यानी कि उस दीवार को जो हमने माइंड में क्रिएट कर लिया है भी हमसे होगा या नहीं होगा, उसे हमें खुद से ब्रेक करना है। हो सकता है डे 1 के अंदर आपने क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लिए होंगे और हो सकता है स्टूडेंट्स, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आई होगी भी अभी रिवीजन और करनी है, अभी प्रैक्टिस और करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टूडेंट होगा जिसको लग रहा होगा नहीं अभी कहीं कमी बाकी है, उसे पूरा करना है। तो उस कमी को पूरा करवाने के लिए मैं आई हूं आपके साथ अभ्यास सीरीज लेकर डे 2 की। डे 1 हमने बहुत ही मोटिवेशन के साथ और बहुत ही एनर्जी के साथ 30 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। आज इसी डे 2 में आपने अपनी उस लड़ाई की, अपने उस थिंकिंग की भी हमें क्वेश्चंस करते टाइम डर लगता है या क्वेश्चंस हमसे हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा, या फिर ऐसे क्वेश्चंस भी हाँ जी नहीं ये तो हमसे नहीं होगा, इससे बेटर हम रिवाइज ही कर लेते हैं, उस दीवार को खुद से तोड़ेंगे। सो ब्रेक दिस वॉल माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं अभ्यास सीरीज। ठीक है हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बोला भी हम क्वेश्चन नंबर 1 से प्रोसीड करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से पैटर्न रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारा पैटर्न रहने वाला है इन क्वेश्चंस का। तो आज आपको पता है जैसे कि है डे 2 और डे नंबर 2 के अंदर भी हम क्या करेंगे, 30 क्वेश्चंस करेंगे। डेली के 30 क्वेश्चंस मैंने आपको कह रखा है। तो हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 से 30 कर लिया था डे 1 के अंदर, फ्रॉम फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट कर लिया था। आज डे 2 के अंदर हम फिर से क्वेश्चंस 30 करेंगे फ्रॉम 31 टू 60। ठीक है, 1 बाय 1 करके आपको मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगी और इन क्वेश्चंस के 3 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, ये 3 तरह से आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा, केस स्टडी देखने को मिलेगी। केस स्टडी के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, केस स्टडी के अंदर आपको जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हो गए। कल भी हमने केस स्टडी देखा था, आज भी केस स्टडी देखेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। एंड द थर्ड कैटेगरी इज एजर्शन एंड रीजन। थर्ड कैटेगरी क्या है, एजर्शन और रीजन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इस तरह से क्वेश्चंस को आज डील करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है हम सॉलिड स्टेट चैप्टर से हमने शुरुआत की है, तो आज की भी वीडियो सॉलिड स्टेट पे है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो होपफुली आपने फर्स्ट टू 30 क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो घबराओ मत, मतलब उसमें आपको लग रहा है अभी नहीं, अभी मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत थी, शायद मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस करती या करता तो रिवीजन करते तो शायद वो क्वेश्चंस हो जाते। कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस आप मेरे साथ कर रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। फाइनल एग्जाम नहीं है, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। ट्रस्ट मी, मेरे साथ इस प्रैक्टिस सेशन को, अभ्यास सीरीज को पूरा कंप्लीट करो। 30 डेज के लिए, पूरा 1 मंथ के लिए अपना डेडिकेशन दे दो भी हाँ जी हमने मैम, आपने जो जो क्वेश्चंस करवाने हैं हमने आपके साथ करना है। और हो ही नहीं सकता भी आप पेपर में मात खाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूंगी, मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट चाहूंगी भी एक बार खुद से उसे अटेम्प्ट करके देखो और आइडेंटिफाई करो भी ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देन मेरे से मैच करो और फिर देखो भी हाँ जी क्या आपने सही ढंग से किया, और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन सुन लो। कई बार क्या होता है, सुनने से भी वो आपको चीज बाद में याद रहती है भी अच्छा ऐसे था। ठीक है जी, कंसेप्ट्स कई बार सुनने से हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। तो क्वेश्चन 31 है, मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, मोनोक्लिनिक सल्फर जो है स्टूडेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम का इसकी स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं तो आप इसको करेक्ट कर लेना। Monoclinic sulfur is an example of monoclinic crystal system. What are the characteristics of the crystal system? Monoclinic crystal system की क्या characteristics होती हैं? तो आप सबको मैं बता दूं, monoclinic के अंदर A B के इक्वल नहीं होता, C के इक्वल भी नहीं होता, ये तीनों इक्वल नहीं होते।
अल्फा और हमारा जो गामा एंगल है वो 90 डिग्री होता है, लेकिन जो बीटा एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एक टेबल की फॉर्म में भी मैंने आपको याद करवाया था। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स तो घबराइए मत। अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में इसको अगर मैं बोलना चाहूँ भी आप करना चाहते हो तो इसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने टेबल की फॉर्म में आपको याद करवाया तो आप वहां से उसे याद कर लेना, इजी हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन से उस टेबल को याद कर सकते हो जिसमें आपको सारे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आपको विद टेबल याद करवाए गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आर रिस्पेक्टिवली। तो ये देखो बहुत सिंपल सी चीज है। फिर से हम हमारी कल वाली एक्सरसाइज पर आते हैं या कल वाले डांस स्टेप पर आते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज ये फिंगर इस तरह से 1 2 3 4 सामने वाली दीवार को 1 2 3 4, ये क्या है, ये कॉर्नर्स हैं और इन दो कॉर्नर्स को कनेक्ट करने वाली क्या है, एज है। फेस क्या होता है, दीवारें, लाइक ये एक दीवार है, सामने वाली दीवार है, राइट वाली दीवार है, लेफ्ट वाली दीवार है ना। तो अब यहाँ से हमें वो ये पूछ रहा है सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कितने एटम्स होंगे। सबसे पहले तो व्हाट इज सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में जो आपके एटम्स होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। कहां पर, कॉर्नर्स पे मिलेंगे। कॉर्नर्स कितने हैं अभी आपको करवा के दिखाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं। तो 8 कॉर्नर्स हैं और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। तो हमारे कितने एटम्स हैं सिंपल क्यूबिक में, 1 है। तो देख लेते हैं पहला, ये देखो सबसे पहले उसे सिंपल क्यूबिक में बोले तो पहले यहाँ 4 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 1 लिखा है, सीधा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सीधा। आपको बाकी करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो अब हमारा आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें एटम्स कहां कहां पर होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स होते हैं फेस के सेंटर पर प्लस कॉर्नर पर। कॉर्नर पर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में फेस के सेंटर पर मिलेंगे। कितने फेसेस हैं, फेसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे आप रूम में बैठे हो, आप क्यूब को एक रूम एज्यूम करो। मैं आपको पहले रूम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी, फिर क्यूब भी बना के दिखा दूंगी और क्यूब के थ्रू भी, इस क्यूब के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बोला फेस सेंटर प्लस कॉर्नर, यानी कि फेस सेंटर कौन से हो, जैसे मान लो रूम हो, ये क्यूब ही मैं रूम एज्यूम कर रही हूँ जहां मैं खड़ी हूँ। आप जिस रूम में बैठे हो, जो दीवार आपके पीछे है वो एक फेस है, जो राइट हैंड साइड पे दीवार है वो एक फेस है, लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार एक फेस है, 3 फेस हो गए, सामने वाली दीवार एक फेस है 4, छत एक फेस है और जमीन एक फेस है, टोटल 6 फेसेस। इस क्यूब में देखो कौन से फेस हैं, मैं आपको कलर से शो कर देती हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये छत है, ये एक फेस है जो भी हमने कमरा एज्यूम किया, ये जमीन जो है ये एक फेस है, देखो शेड कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा। और फेस देखो, ये वाली जो राइट हैंड साइड वाली दीवार है ये एक फेस है, आपने कमरे में भी देखा है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार है ये भी क्या एक फेस है। ठीक है, इसके अलावा जो ये बैक साइड पे है, ये जो पीछे वाली है, जो मेरे पीछे दीवार थी वो एक फेस है, और ये जो एक आगे है, देखो ये आगे वाली, ये आगे वाला, ये वाला, ये एक फेस है। ठीक है, समझ आ गया होगा आप सबको कि ये क्या कर दिया। अब देखो यहां पर इसको ध्यान से देखना, फेस के सेंटर पर मैंने आपको बोला है एटम्स आपको मिलेंगे। फिर से देखेंगे, फेस के सेंटर पर ये एक छत एक फेस है तो ये फेस का सेंटर हो गया, जमीन एक फेस है तो ये एक फेस का सेंटर हो गया, राइट हैंड साइड वाली दीवार एक फेस है तो इसका सेंटर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार एक फेस है, इसका सेंटर हो गया, बैक वाली दीवार उसका फेस सेंटर, ये आगे वाला जो दीवार है सामने वाली, इसका फेस का सेंटर। समझ गए, फेसेस बता दिए, फेस के सेंटर बता दिए। अब कॉर्नर्स भी इसी में शो कर देते हैं, इजी हो जाएगा। कॉर्नर देखो ये होगा, एक ये कॉर्नर, एक ये मैं ऐसे ही करती हूँ ना, देखो मतलब जो मैं अगर पीछे वाली दीवार को लूं, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूं
तो ये पीछे वाली दीवार को ले रही हूँ, इधर 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 इधर, तो पीछे वाली दीवार में एक ये एक ये एक ये और एक ये, 4 कॉर्नर हो गए। ऐसे ही मैं सामने वाली दीवार पे कहती हूँ ना 1 2 3 4, तो सामने वाली पे क्या हुआ 1 2 3 4, तो ये आपका एफसीसी का स्ट्रक्चर हुआ। ये छोटे छोटे दिखा रही हूँ पर ये होते बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इससे आपसे पूछता है भी इसका कंट्रीब्यूशन बताओ। टोटल फेस के सेंटर, टोटल फेस कितने हैं, पिंक वाले टोटल गिनो कितने हैं, 6 हैं, वेरी गुड। एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, एक का कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है भी जैसे मान लो ये जो हमारा फेस है, ये पिंक वाला ऊपर वाला, ये कितनों को टच कर रहा है, एक तो इस क्यूब को टच कर रहा है, और अगर मैं इसके ऊपर एक और क्यूब बना दूं ऐसे, उसको भी तो टच करेगा, नीचे वाले को टच कर रहा है और ऊपर वाले को कर रहा है, क्या राइट और लेफ्ट वाले को कर रहा है, नहीं कर रहा। एक फेस की बात हो रही है, इस फेस की, तो ये 2 को टच कर रहा है, तो एक क्यूब में कितना कंट्रीब्यूशन होगा 1/2, कितना होगा 1/2। अब कॉर्नर की ऐसी ही हम बात कर लेते हैं, अगर हम कॉर्नर की बात करके देखें तो ये ब्लू वाला आपका कॉर्नर है, कितने ब्लू है, ये 8 है, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, अभी हमने सिंपल क्यूबिक में भी ये किया था ना, टोटल 8 कॉर्नर्स है, सिंपल क्यूबिक में सिंपल कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है, तो टोटल 8 है। एक का कंट्रीब्यूशन आपको कि मैम एक का कैसे आपने निकाला, देखो ये ब्लू वाला, इसको मैं रेड से शो कर रही हूँ, ठीक है। अब आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक ऐसे है, ये ऐसे है, आप ध्यान से देखना मैंने क्या किया। ये रेड वाला किन किन को टच कर रहा है, इस क्यूब को तो कर ही रहा है जिसको हम देख रहे थे, इसके साथ वाले को भी कर रहा है, इसके इधर वाले को भी कर रहा है, और इधर वाले को भी कर रहा है, 4 को टच कर रहा है। ऐसे इसके आगे 4 लगा सकती हूँ मैं, तो टोटल 8 को टच करेगा, 8 को टच करेगा ना, तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो 1, इसको सॉल्व करो 3, इनको ऐड किया कितना आ गया 4 आ गया। तो एफसीसी के केस में हमारे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1 हो गया 4 हो गया। अब हमारा क्या रह गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्या रह गया बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड के केस में फिर से देखते हैं, ये हमारा क्या क्यूब है, ये मेरा क्या है रूम है, बॉडी का सेंटर मतलब इसके बिल्कुल बीचों बीच एक ही होगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एक तो बॉडी के सेंटर पर होंगे एटम्स, दूसरे एटम्स कहां पर होंगे कॉर्नर्स पर होंगे। तो एटम एक यहाँ 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 यहाँ, ये हमारे कॉर्नर्स हैं, तो इसका हमें निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे, बॉडी के सेंटर में कितना है 1, और ये कितनों को टच कर रहा है, जब ये बीचों बीच प्रेजेंट है तो किसी और क्यूब को तो टच नहीं कर रहा ना, 1 ही होगा। प्लस फिर से कॉर्नर्स का 8 × 1/8, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2, तो हमारा सॉल्व हो गया 142। क्लियर है, क्वेश्चन 32 सबको क्लियर है, वेरी गुड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन 33 देखेंगे। क्वेश्चन है a compound is formed by 2 elements M and N. The element N forms CCP and atoms of M occupy 1/3 of tetrahedral voids. What is the formula? इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर Y की जगह पर M आएगा और Z की जगह पर N आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये आपके ऑप्शंस। क्लियर है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसको एक बार अब आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन में वो आपको क्या कहना चाह रहा है, देखना ध्यान से। वो कहता है भी एक कंपाउंड है जिसमें आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक M है और एक N है, इतनी चीज क्लियर है। बोलता है इनमें से जो N वाले होते हैं ना हमारे, जो ये N वाले हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपको मिलेंगे CCP में, ये CCP को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और जो M वाले हैं ये 1/3 हैं ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो एक बात बताती हूँ, हम लेट कर लेते हैं भी हमारे एटम्स कितने हैं, N है, ठीक है। हमारे जो एटम्स हम लेट कर रहे हैं कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स N में, ये किसके इक्वल है, N के इक्वल है। टोटल एटम्स ऑफ N किसके इक्वल है, N के इक्वल है, ठीक है। तो मैं ये बोलती हूँ जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स N की अगर CCP वाले होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, CCP वाले जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल के इक्वल होंगे। तो मतलब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एटम्स कितने होंगे, वो भी N होंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स N जो है वो CCP में प्रेजेंट है, तो कितने हैं, मतलब वो ऑक्टाहेड्रल के इक्वल है, कितने N है। और टेट्राहेड्रल के क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल होता है ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, मतलब ट्वाइस ऑफ एटम्स ऑफ N, तो 2 × N हो जाएगा। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो क्या होगा 1/3 × 2 × N, ये हमारे M के आगे।
एन कितने हैं, एन लेट किया था, सीसीपी है इसलिए ऑक्टाहेड्रल के इक्वल हो जाएगा, तो टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ दिस। तो हमें उसने बोला एम जो है वो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल है, एन की 1/3 ऑफ 2n है। तो अब हमारे पास क्या है भी, एम कितना है, एम हमारे पास है 2/3n और n कितना है, ये n है। तो इसमें कुछ कटता है, n और n कटता है, और हम क्या करें भी, ये डेसिमल हट जाए, 3 से मल्टीप्लाई करें, 2/3 इंटू 3, n तो 3 आ जाएगा सीधा, यहाँ से क्या आ जाएगा M2n3। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या आ गया, M2n3, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। Some of the physical properties of crystalline solids like refractive index show different value on measuring along different directions। भी different directions में जाओगे तो different values मिलेंगी in the same crystal। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो हमने कल देख ही लिया था भी, हमने आइसोट्रॉपी के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था भी एनाइसोट्रॉपी क्या होता है, जब हमें different values different directions में मिलती हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, एनाइसोट्रॉपी। क्या बोला है देखो, ऐसी which have different values along different direction same crystal में, तो this property is anisotropy। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन 35 है, which of the following statements is not correct regarding diamond and graphite। इनमें से डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में क्या गलत है, क्या करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है, in diamond each carbon atom is covalently bonded to 4 other carbon atoms। पहला वो ये कहता है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यही होता है, हमें पता है भी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है डायमंड एंड ग्रेफाइट, और जो कार्बन है बेसिकली उसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, तो वो 4 और मतलब कंपाउंड एटम्स के साथ जुड़ सकते हैं, सॉरी कंपाउंड्स बोल दिया, एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो डायमंड के केस में हर कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे देखो, मतलब ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है। ग्रेफाइट में each carbon atom is covalently bonded with 3 other carbon atoms in the same plane। अब ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में उसने बोला है भी एक प्लेन में 3 कार्बन एटम्स जुड़े होते हैं कार्बन से, बिल्कुल सही है ये भी, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर देखो, the carbon carbon bond length in graphite is intermediate between single and double bond distance bond length। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है भी, जो बॉन्ड लेंथ होता है ग्रेफाइट के बीच में वो एक इंटरमीडिएट होता है सिंगल और डबल बॉन्ड लेंथ के बीच का, तो ये भी स्ट्रेट सीधा सीधा आपका सही है। तो आपको इतना तो पता चल गया भी 3 स्टेटमेंट सही है, तो चौथा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका गलत, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं क्या कहता है। डायमंड इज लेयर्ड स्ट्रक्चर, द 2 लेयर्स जॉइंड बाय वंडरवॉल फोर्सेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये दोनों लेयर वंडरवॉल फोर्सेस से जुड़ी नहीं होती हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसको। हाँ जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन 36 ध्यान से देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल्स ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। इनमें से किस सिस्टम के अंदर हमें ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखने को मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ZnS वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हमें क्या होता है, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहां पर जो हमारा सल्फाइड होता है बेसिकली ये हमें मिलता है FCC के अंदर, और जो Zn होता है वो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर सल्फाइड हमें FCC में देखने को मिलेगा, और Zn पॉजिटिव +2 जो है वो कहां पर देखने को मिलेगा हमें, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे, तो इसका आंसर ZnS हो जाएगा। क्लियर है, ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है, तो इसको रिवाइज करना बार बार, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो, इन द फॉलोइंग फिगर, पता नहीं आपको फिगर क्लियरली विजिबल है नहीं, मैं फिर भी बता देती हूँ, फिगर दे रखा है, यहाँ पर आपको ये A दे रखा है, A पॉजिटिव, फिर B नेगेटिव, फिर ऐसे A पॉजिटिव, फिर B नेगेटिव, ये कुछ इस प्रकार का आपको दे रखा है, और इसके बीच में यहाँ पर इस पे ध्यान देना है हमें, यहाँ लिखा है X नेगेटिव, ठीक है, वो कहते हैं ये जो X है इसको क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो ध्यान से देखो, पहली चीज तो A पॉजिटिव के बाद B नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर A पॉजिटिव के बाद कुछ भी नहीं है और X नेगेटिव लिखा है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एनाइन आएगा। अब आपने अगर एनाइन वैकेंसी देखी है तो उसके अंदर क्या होता है, जब एनाइन वैकेंसी होती है तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आकर उसकी जगह ले लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, F सेंटर कहते हैं, और जो कलर इम्पार्ट करता है। तो ये जो X है, ये जो X है इसको क्या बोलते हैं, F सेंटर बोलते हैं, और ये क्या करता है, इम्पार्ट करता है कलर क्रिस्टल को। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हियर, नहीं, X नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रैप नहीं है ये, ठीक है। मेटल डेफिशिएंट सेंटर सिंस नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, क्या ये मेटल डेफिशिएंट सेंटर है, नहीं है, ठीक है। F सेंटर बिल्कुल करेक्ट, ये F सेंटर होता है,
एफ सेंटर क्योंकि ये कलर इंपार्ट करता है क्रिस्टल को। क्लियर है, ये आपको डिफेक्ट्स के अंदर आपने देख लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूब शेप्ड आइडल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। ठीक है, आपको यहाँ पूछते हैं भी कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे क्यूबिक शेप्ड आइडल क्रिस्टल में NaCl का, जो कि रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है 1 ग्राम के अंदर। आपको इसके अंदर इन्होंने गिवन एटॉमिक मास ऑलरेडी दे दिए हैं। सो स्टूडेंट्स, पहले सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं NaCl का, क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, तो Na का कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58.5। तो ये हमारा क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका, NaCl का। अब हमें उसने दे रखा है 1 ग्राम के अंदर निकालना है, तो बेसिकली गिवन मास आपको कितना दे रखा है 1 ग्राम, मानते हो। अब आप मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। नंबर ऑफ मोल्स होंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 1 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 58.5। ये हमारे क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आपने नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला देखा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहूं तो मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, n इंटू एवोगैड्रो नंबर। n अभी मैंने कैलकुलेट कितना है 1/58.5 इंटू Na। ये मेरे क्या आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। क्या आ गए मेरे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो NaCl का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक यूनिट सेल में 4 मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ 4 मॉलिक्यूल्स NaCl के एक यूनिट बनाते हैं, एक यूनिट सेल बनाता है। तो एक मॉलिक्यूल कितना बनाएगा, 1/4 बनाएगा, इतना क्लियर है। और इतने मॉलिक्यूल्स कितने यूनिट सेल बनाएंगे, 1/4 इंटू 1/58.5 इंटू Na। इतने क्या बनाएंगे, यूनिट सेल बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.57 इंटू 10 की पावर 21। Na की वैल्यू यहाँ पे लिख लो अगर नहीं पता आपको तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 2.57 इंटू 10 की पावर 21। क्लियर है, बड़ी सिंपल सी चीज थी। मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, गिवन मास दे रखा था, इसकी हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स निकाले, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद मैंने बोला भी 4 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि NaCl का रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, 4 मॉलिक्यूल्स एक यूनिट सेल बनाते हैं। एक मॉलिक्यूल कितना यूनिट सेल बनाएगा, 1/4। इतने मॉलिक्यूल कितने बनाएंगे, बस उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। बड़ा ही इजी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पर उसने आपको पॉइंट डिफेक्ट की टाइप्स दे दी। ये 3 तरह का होता है। पहली टाइप 2 तरह की है, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रिंकल डिफेक्ट। दूसरी टाइप का उसने एक का नाम नहीं दिया, एक का दे दिया मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, और तीसरे का भी नाम नहीं दिया। और उसने आपको ये टेबल प्रोवाइड किया है भी A क्या हो सकता है, B क्या हो सकता है, C क्या हो सकता है या D क्या हो सकता है। ठीक, सीधी सी बात है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, जो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रिंकल डिफेक्ट होते हैं ये किस डिफेक्ट के अंदर आते हैं, आपने पढ़ा होगा, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया। अभी जो A है हमारा वो क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। और आपको ये भी पता है पॉइंट डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक टाइप का होता है और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का होता है। तो A तो हमें पता चल गया भी क्या आने वाला है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आने वाला है। तो एक बार पहले यही देख लो, ABCD सीधा ही देख लो। ABCD जब आप देखते हो तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट सिर्फ एक ही है, B ऑप्शन के अंदर। तो हमारा सीधा सीधा जो आंसर है वो यही आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर। अभी हमें और कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। आपने वहां पे पेपर में टाइम सेव करना है, ना कि टाइम बर्बाद करना है। आपने ये नहीं भी पहले अपने सारे भरने लग जाने ABCD, नहीं, एक भी मिल गया और मैच करके आपको आंसर मिल गया। जब आपको पता है A में या इम्प्योरिटी लिखा है या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक लिखा है या इम्प्योरिटी, आपको पता है भी शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रिंकल डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, तो A का जवाब तो आपको सीधे सीधा मिल गया। दूसरा, आपको ये पता है जो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट होता है, ठीक है, वो किसके अंडर आता है, वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर आता है। अगर आपको ये नहीं याद आ रहा तो आपको ये तो पता होगा भी जो ये मेटल डेफिशिएंट वाला होता है ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक टाइप का होता है। तो B ऑप्शन देख लो, B में भी सिर्फ एक ही नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है।
ठीक है, तो सीधा सी बात आपकी ये हो जाएगी। उसके बाद तो आपका क्या रह जाता है, अगर ये भी नहीं आपको याद रहता अभी स्टोइकियोमेट्रिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, एक जनरल कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पे लिखा है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, ऑब्वियसली यहाँ पर दूसरी टाइप कौन सी होगी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगी। अगर एक डेफिशिएंट है तो दूसरा एक्सेस होगा, नाम तो सुने ही हमने, तो सीधी सी बात है डी वाला देख लो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट यहीं पर है और कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अगर अभी आपने ये वाला क्वेश्चन 39 किया है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैंने अभी आपको बोला फ्रिंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट किस तरह के हैं, स्टोइकियोमेट्रिक टाइप के। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कौन सा होता है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट या फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया बात। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पे क्या है, द यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम इज अ क्यूब विद एन एज लेंथ ऑफ 405 पिकोमीटर, द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.70, व्हाट टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम इज। आप कहोगे ये कैसे बता सकते हैं, वैल्यूज दे दी। जब भी हमें यूनिट सेल बताना होता है, चाहे वो एफसीसी है, बीसीसी है, कुछ भी है, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हमेशा उसका जेड कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम जेड निकालेंगे और उसकी हेल्प से हम उसकी टाइप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था, जमाना डेंसिटी इज इक्वल टू ज यानी कि जेड इंटू म यानी कि मोलिकुलर मास, ना में क्या आएगा एवोगैड्रो नंबर और आ में क्या आएगा एज लेंथ का क्यूब। ये डेंसिटी का फॉर्मूला जमाना है ना। तो यहाँ पर हमें डेंसिटी कितनी दे रखी है एल्यूमिनियम की, 2.70। जेड हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर मास एल्यूमिनियम का कितना होता है, 27 होता है। नहीं पता तो ये तो हम क्लास 11 से भी देखते आ रहे हैं, अब पता चल गया एल्यूमिनियम का कितना होता है, 27 होता है। एवोगैड्रो नंबर Na कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब हमारे पास क्या आता है, ए क्यूब। हमारे पास यहाँ पर एज लेंथ कितनी दे रखी है, हमें 405 पिकोमीटर दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो z आ जाएगा वो आ जाएगा 4। z कितना आ जाएगा 4। और अभी हमने शायद सेकंड क्वेश्चन था उसके अंदर ही कैलकुलेट किया था, अभी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर z1 आता है, एफसीसी के अंदर 4 आता है, अभी हमने कैलकुलेट किया बीसीसी के अंदर 2 आता है, तो 4 किसके अंदर आता है, एफसीसी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन। अगर आपने डे 1 का सीरीज देखी है, डे 1 वाली देखी है, उसके अंदर मैंने आपको टेबल भी बनवा के दिया था साइड पे भी, ये टेबल याद कर लो। अगर वो टेबल याद है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो, और अगर मिस कर दिया है तो जाके देख लो, क्योंकि अगर फर्स्ट 30 क्वेश्चंस नहीं किए, ठीक है, तो देखो आपका कहाँ नुकसान हो रहा है। अगर आपने पहले 30 क्वेश्चन मिस कर दिए, अब आप ये कर रहे हो, आप कल का नहीं देखोगे या कल का देखोगे, जो भी आपका सिस्टम है, आप एक वीडियो देखते हो उसका फायदा आपको दूसरी वीडियो में कहीं ना कहीं जरूर मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो टॉपिक तो सेम ही है, क्वेश्चन घुमा फिरा के वो आपको देगा। कल उसने आपसे क्या पूछा, उसने आपको सीधा बोल दिया भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, क्या है, उसने आपको रेडियस रेशो दे दिया। आज उसने फिर से आपको रेडियस रेशो दे दिया, आज उसे आपको नेम दे दिया भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो इसके लिए रेडियस रेशो बताओ। तो अगर आपने कल वाला पढ़ रखा है ना, तो आपके लिए बहुत सिंपल सी चीज रह जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधा डी आंसर हो जाएगा। टेट्राहेड्रल के लिए 0.225 से लेकर 0.414, ठीक है, ये इसकी रेडियस रेशो रहती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। द डेंसिटी ऑफ मेटल व्हिच क्रिस्टलाइज इन बीसीसी लैटिस। अभी बीसीसी लैटिस सेकंड क्वेश्चन में देखा था, इसका जेड क्या होता है, 2 होता है। जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो ना, जो आपको चीजें उसके बारे में पता है वो पहले ही लिख लो, ठीक है। विद यूनिट सेल एज लेंथ 300 पिकोमीटर, ए की वैल्यू कितनी दे दी, 300 पिकोमीटर दे दी। मोलर मास कितना दे दिया, 50 दे दिया। डेंसिटी निकालनी है, फिर से वही जमाना फॉर्मूला लिखेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू ज मा ना, सारा कुछ दे रखा है आपको। डेंसिटी निकालना है, जेड कितना है 2, मॉलिक्यूलर मास कितना दे दिया उसने 50 दे दिया, Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और A की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 300 पिकोमीटर है, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 300 इंटू 10 की पावर -10 हो जाएगा। तो जब आप इस सारे को स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.15। यहाँ सेंटीमीटर में है इसलिए मैंने आपको बोला पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, 300 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्लियर है।
इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। डेंसिटी का फॉर्मूला तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। Which of the following statement is incorrect about crystalline solid? इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में? They have sharp melting point, they have irregular shape, they have a definite and characteristic heat of fusion, they are anisotropic in nature। तो ये तो हमने देख रखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। अमॉर्फस क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी स्टूडेंट शार्प होता है और इनकी डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन भी होती है। तो इसका गलत क्या हो जाएगा, इसका गलत हमारा ये हो जाएगा बी, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। इनकी रेगुलर शेप होती है। इनकी कैसी शेप होती है, रेगुलर शेप होती है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। एमॉर्फस की रेगुलर होती है, इनकी क्या होती है, रेगुलर शेप होगी। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। What should be the cation X which should replace Na positive to create a cation vacancy? ये X की जगह पर क्या आना चाहिए? अब आप ना इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपको क्या चीज सारी ऑब्जर्व करो। फर्स्ट लेयर में सारे एलिमेंट्स है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। कोई बात नहीं, इसमें देखो Cl नेगेटिव के बाद आपको पता है Na पॉजिटिव आना है, मतलब एक Na पॉजिटिव यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, और इस लेयर में और कुछ मिसिंग नहीं है। इस लेयर में देखो सारे एलिमेंट से कुछ मिसिंग नहीं है। इस लेयर में Cl नेगेटिव और एक जगह खाली है और फिर आगे है, मतलब यहाँ पर भी क्या मिसिंग है, एक Na पॉजिटिव। दो Na पॉजिटिव इस पूरे स्ट्रक्चर में मिसिंग है। तो इनको हमें किससे रिप्लेस करना है, देखो Sr+2, इस पे क्या है +2 चार्ज, उन दोनों को जोड़ोगे तो उसका भी दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। +1 चार्ज उसका, +1 चार्ज उसका, यानी कि दो +2 चार्ज हमें रिप्लेस करना है। तो उसकी जगह कोई +2 ही लाना पड़ेगा, वरना उसके अंदर क्या हो जाएगी, वैकेंसी हो जाएगी। K पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ही K पॉजिटिव आ पाएगा, एक कभी भी खाली रह जाएगा। Li पॉजिटिव में भी एक ही आएगा, एक खाली रह जाएगा। Br नेगेटिव, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट है। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या आता है, मैच द फॉलोइंग कॉलम हैविंग टाइप ऑफ लैटिस पॉइंट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू वन यूनिट सेल इन कॉलम 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। कॉलम 1 में आपको लैटिस पॉइंट्स दे रखे हैं और कॉलम 2 में उनकी कंट्रीब्यूशन दे रखी है एक यूनिट सेल में। आपने मैच करना है। तो मैंने अभी आपको ये चीज ऑलरेडी बताई थी, देखना ध्यान से। कॉर्नर, सबसे पहले कॉर्नर, अभी याद होगा मैंने आपको बोला था ये कॉर्नर कितनों को टच कर रहा है, 8 को टच कर रहा है। तो इसका खुद के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 1/8। तो ये कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8, यानी कि ए का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड। तो ए का ऑप्शन नंबर सेकंड फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में फर्स्ट है और फोर्थ में थर्ड है। तो ये दोनों तो कट गए सीधे सीधे। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एज। एज देखो कैसे समझना है। एज क्या होता है, जो दो कॉर्नर्स को ज्वाइन करती है। मैं आपको दूसरे कलर से इसको शो करती हूँ, आपको पता चलेगा। देखो एज क्या है, ये जैसे पिंक वाला कॉर्नर था, एक ये पिंक वाला कॉर्नर है हमारा, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रही है ये एज है। ये कितनों को टच करेगी, ध्यान से देखना। इस यूनिट सेल में तो प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी तो एक क्यूब होगा, ऐसे इसके ऊपर एक क्यूब होगा, है ना। ऐसे ही इसके आगे एक और होगा और उसके ऊपर भी एक और होगा। टोटल 4 बना दिए मैंने। देखो एक वो खुद में, एक उसके ऊपर, 2 उसके आगे, ऊपर और नीचे, टोटल 4 को ये टच कर रही है। और एजेस टोटल कितनी होती है, जो कॉर्नर्स को ज्वाइन करती है, टोटल 12 एज होंगी। काउंट कर लेना, टोटल 12 एजेस हैं। ठीक है, सॉरी, टोटल 12 एजेस हैं। और एक ये जो कंट्रीब्यूशन हम कहते हैं, कितनों को ये टच कर रही है, ये कितनों को टच कर रही है, 4 को टच कर रही है। तो एक में कंट्रीब्यूशन कितना होता है, इसका 1/4 होता है, इसका 1/4 होता है। तो एज का क्या आ गया, 1/4 आ गया। अब हमारा बी का क्या है, थर्ड है। आंसर तो हमारे पास आ गया, लेकिन अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होती है आप आगे सॉल्व कर लो। फेस का सेंटर अभी बता के हटी हूँ। जैसे मान लो ये आपकी छत है, ये छत किन कमरों को अटैच कर रही है, नीचे वाले को भी टच कर रही है, ऊपर वाले को भी टच कर रही है। तो एक में कंट्रीब्यूशन 1/2। तो फेस सेंटर सी का क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा। सी का इसी में 4th है, इसमें तो है ही नहीं। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। देखिए क्या है, अमंग द फॉलोइंग शॉर्टकी डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन।
इनमें से शॉर्टकी डिफेक्ट किस में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? तो आपको पता ही है, हम याद करते हैं जब भी सबसे पहले एग्जांपल ही हम NaCl का लेते हैं, तो NaCl में शॉर्टकी डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर है? वेरी गुड। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48। अ मेटल हैज FCC लैटिस, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 404 पिकोमीटर, द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 2.72, मोलर मास दे दिया उसने आपको, अपने मोलर मास निकालना है, कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखना, उसने आपको FCC लैटिस बोला, अभी निकाल के हटे हैं, FCC में Z होता है 4, है ना। अब एज लेंथ A उसने आपको दे दी है 404 पिकोमीटर दे दी है, ठीक है जी। डेंसिटी उसने आपको कितनी दे दी है? 2.72 दे दी है। फिर वही बात, इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, 404 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब मोलर मास निकालना है हमने, तो सिंपल सा फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू जमाना Z इंटू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू एज लेंथ का क्यूब। डेंसिटी हमारे पास कितनी दे रखी है? 2.72, Z हमारा 4 है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू इसका क्यूब यानी कि 404 का क्यूब इंटू 10 की पावर -10 का भी क्या होगा? क्यूब होगा। क्लियर है? तो आप इसको क्या करोगे स्टूडेंट्स, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहां से जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा 27। कितना आ जाएगा? 27। कैलकुलेट करके आपका आंसर क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। हाउ मेनी लिथियम एटम्स आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल विद एज लेंथ 3.5 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड डेंसिटी 0.53 ग्राम्स? आपको उसने एटॉमिक मास दे दिया है लिथियम का। तो ये भी बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लगेगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू जमाना, तो यहाँ पर डेंसिटी आपको उसने कितनी दे रखी है? डेंसिटी है 0.53। Z आपको पता है, Z हमें यहाँ पे बताना है भी कितने लिथियम एटम्स है, यानी कि Z ही बताना है कितने एटम्स है। मॉलिक्यूलर मास उसने आपको दे दिया है लिथियम का 6.94, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू A क्यूब। A कितनी दे रखी है उसने आपको? 3.5 आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखी है, इसको भी आप कन्वर्ट कर लोगे तो 3.5 इंटू 10 की पावर -8 का क्यूब हो जाएगा। जब इस सबको सारे को सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा 2। क्या आंसर आ जाएगा आप सबका? 2 आ जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। देखिए क्या क्वेश्चन है। Which type of crystal contains more than one Bravais lattice? एक से ज्यादा Bravais lattice किसमें है? तो ये याद कर लेना, मोनोक्लिनिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने क्लास में करवाया था तब भी बोला था भी इसका आंसर क्या आएगा आपका? मोनोक्लिनिक आएगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 क्या है? Which of the following will show anisotropy? इनमें से कौन सा anisotropy दिखाएगा? तो हमें ऑलरेडी देख चुके हैं भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो anisotropous होते हैं और अमॉर्फस आइसोट्रोपस होते हैं। तो anisotropy हमारा क्या दिखाएगा? NaBr दिखाएगा। क्लियर है? बाकी सारे हमारे क्या होते हैं? अमॉर्फस हैं, ग्लास, रबड़, प्लास्टिक। तो यहाँ पर हमारे क्रिस्टलाइन कौन सा है? NaBr। ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। How many chloride ions are there around sodium ions in sodium chloride crystal? तो हमने ये तब भी देखा था जब क्लास में पढ़ा था, अभी 6 Na पॉजिटिव को 6 Cl सराउंड करते हैं। तो सीधा सीधा आंसर आपका क्या आ जाएगा इसका? सीधा सीधा आंसर आपका इसका 6 आ जाएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारे जो MCQs हैं वो फिनिश होते हैं। मैंने आपको बोला था 3 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, MCQs, केस बेस्ड और तीसरे एजर्शन रीजन। MCQs कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं हमारे एजर्शन रीजन की तरफ। एजर्शन रीजन ध्यान से देखेंगे। द पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम फॉर द FCC स्ट्रक्चर, ये एजर्शन है। और रीजन है द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 इन FCC स्ट्रक्चर। इससे पहले मैं आपको कंडीशंस बता दूं, ये मैंने कल भी बताई थी, आज फिर से बता देती हूँ कंडीशंस क्या होती हैं। देखो एजर्शन रीजन में क्या होता है, आपको 2 स्टेटमेंट मिलती है, एक होता है एजर्शन, एक होता है रीजन। आपने क्या चेक करना होता है, ए ऑप्शन आपका कब सही होगा? जब आपका एजर्शन सही है, मतलब एजर्शन वाली स्टेटमेंट सही है, रीजन वाली स्टेटमेंट भी सही है, और प्लस रीजन उसे एक्सप्लेन करता है। नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
ऑप्शन बी कब करेक्ट होगा? जब एजर्शन आपकी सही है, ऊपर वाली स्टेटमेंट सही है, रीजन भी सही है, नीचे वाली स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा, नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर वाली को एक्सप्लेन ना करे। तीसरा क्या होता है? जब आपका एजर्शन सही है, मतलब ऊपर वाली स्टेटमेंट सही है लेकिन नीचे वाली स्टेटमेंट ही गलत है। और फोर्थ ऑप्शन डी कब होगा? जब एजर्शन गलत है और रीजन सही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है, सॉरी पीछे रह गया ना क्वेश्चन, ये रहा। पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम फॉर द एफसीसी स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको, अगर आपने कल डे 1 देखा था तब भी बताया था, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है 74%। तो एजर्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। रीजन है देखो, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 इन एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी स्ट्रक्चर में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है? तो ये गलत है, रीजन इज रॉन्ग। तो अभी बताया था, जब आपका एजर्शन क्या है करेक्ट हो, सॉरी जब आपका एजर्शन क्या है करेक्ट हो और रीजन गलत हो, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? सी। तो इसका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 54 पे। FeO has a non-stoichiometric composition with formula Fe 0.950। ये मैंने आपको शायद, अगर आपने कल देखा होगा तब भी बताया था, आपको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करना था, तो मैंने बोला था FeO ही हमारा होता है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, एजर्शन करेक्ट है। रीजन देखो, some Fe+2 ions are replaced by Fe+3 ions as 3Fe+2 is equals to 2Fe+3 to maintain electrical neutrality। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और हमारा रीजन इसको एक्सप्लेन भी करता है भी, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन क्यों है, ये इसको ये चीज एक्सप्लेन भी कर रही है। तो एजर्शन सही हो, रीजन सही हो और रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन भी करे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? चलिए चलते हैं हमारे लास्ट एजर्शन रीजन पर। एजर्शन है, इन CsCl क्रिस्टल CS पॉजिटिव आयंस अडॉप्ट BCC अरेंजमेंट। बिल्कुल करेक्ट। ये अगर आपने फर्स्ट डे 1 देखा है तो उसमें क्वेश्चन भी आया था CsCl की अरेंजमेंट कैसे होती है, तो इसकी BCC अरेंजमेंट होती है CS+ आयंस की CsCl के केस के अंदर। तो एजर्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। रीजन देखिए, फॉर n एटम्स अडॉप्टिंग BCC अरेंजमेंट देयर आर 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वो कहता है अगर कोई n एटम्स जिनका BCC अरेंजमेंट है, क्या वहां पर 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं? तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो अगर आपका एजर्शन सही हो और रीजन गलत हो तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है? सी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, यही होता है सी ऑप्शन में, एजर्शन सही हो रीजन गलत हो। तो स्टूडेंट्स एजर्शन रीजन भी हमारे यहाँ पर क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए, एजर्शन रीजन कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं हमारा लास्ट केस स्टडी क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखेंगे केस स्टडी क्वेश्चन में, मैं फटाफट से पैराग्राफ को रीड करूंगी। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 56 to 60। इन एन आइडल क्रिस्टल, एक क्रिस्टल आपको दे दिया, देयर मस्ट बी रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द फर्स्ट बिटवीन पार्टिकल्स एंड इट्स एंट्रोपी मस्ट बी जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। वो कहते हैं कि रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए पार्टिकल्स की, और उसकी जो एंट्रोपी, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, ठीक है, जो उस पार्टिकल की है वो जीरो होनी चाहिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। However, it is impossible to obtain an ideal crystal। वो कहता है मुश्किल होता है कि आइडियल क्रिस्टल मिल जाए क्योंकि उसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। उन डिफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्शंस बोलते हैं। और वो किस कारण होती हैं? या तो कोई डिसऑर्डर हो जाता है, या कोई पार्टिकल डिसलोकेट हो जाता है, अपनी जगह से हट जाता है फ्रॉम द नॉर्मल पोजिशन। क्यों? क्योंकि कोई पार्टिकल मूवमेंट शो कर देते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर भी। ये जो डिफेक्ट है ये राइज इन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जब डिफेक्ट होता है तो कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती है कंपाउंड के अंदर। तो शायद थोड़ा सा ब्लर हो गया था, तो यहाँ पर हमें इम्प्योरिटीज, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट के बारे में बताया था। उसने बोला भी यूजुअली पार्टिकल्स की एक रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट होती है, लेकिन कई बार क्या होता है उनमें कुछ इम्प्योरिटीज आ जाते हैं, कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स मूवमेंट शो करते हैं इवन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ये बोला भी AgCl जो है वो क्रिस्टलाइज होता है मोल्टेन AgCl से, जिसमें लिटिल CdCl2 प्रेजेंट होता है। जो सॉलिड ऑब्टेन होगा उसमें क्या होगा? तो इसका आंसर है कैटायनिक वैकेंसी जो होगी वहां पर वो इक्वल होगी नंबर ऑफ Cd+2 आयंस की जो उसके अंदर हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं। ठीक है जी, अब आता है क्वेश्चन 57। देखो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, द आयनिक सब्सटेंस इन विच द कैटायन एंड एनायन आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। तो वो कैसा डिफेक्ट दिखाता है? ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए,
If Al+3 ions replaces Na positive ions at the edge center of NaCl lattice, अगर एल्यूमिनियम प्लस 3 आयंस को हम रिप्लेस कर देते हैं Na पॉजिटिव आयन से NaCl के स्ट्रक्चर में, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बताइए 1 मोल ऑफ NaCl में। तो हमें पता है भी क्या होता है, 12 एज सेंटर होती हैं और Al+3 Na पॉजिटिव को एजेस पे रिप्लेस कर रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए एज सेंटर पे उसने का रिप्लेस कर रहा है, तो Na पॉजिटिव 3 Na पॉजिटिव एज सेंटर पर हैं, ठीक है, और एक Na पॉजिटिव बॉडी सेंटर पे है। 3 कैसे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन Na पॉजिटिव का कैसे निकालते हैं, 1/4 एज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इंटू टोटल एजेस 12, तो 3 आ गया। एक Na पॉजिटिव बॉडी के सेंटर पर है क्योंकि टोटल 4 Na पॉजिटिव होते हैं, तो टोटल 4 में से हमने बोल दिया 3 मतलब कहां पर प्रेजेंट है, एज पे, और एल्यूमिनियम एज वालों को ही रिप्लेस कर रहा है, तो 3/4 रिप्लेस हो रहे हैं बाय एल्यूमिनियम आयंस, ठीक है जी। तो हमें पता है भी टोटल Na पॉजिटिव में एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। Na पॉजिटिव जो Al+3 को रिप्लेस कर रहे हैं वो कितने, 3/4, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 3/4 इंटू Na होंगे। अब एक एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3 Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर रहा है, तो कितनी वैकेंसी बना रहा है, 2 वैकेंसी बना रहा है, तो 2 के लिए मतलब हमारी टोटल वैकेंसीज कितनी आ जाएंगी, 2/3, क्योंकि कितने हैं, 3 Na पॉजिटिव है ना, ठीक है, इंटू कितने को रिप्लेस कर रहा है, 3/4 इंटू Na को। तो यहां से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3.01 इंटू 10 की पावर 23। क्वेश्चन 59 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स बोथ फ्रिंकल एंड शॉर्टकिट इफेक्ट। तो ये हमने कल भी किया था, इसका आंसर क्या है, AgBr। AgBr दोनों डिफेक्ट शो करता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लैटिस डिफेक्ट पर 10 की पावर 15 NaCl इज 1, तो नंबर ऑफ लैटिस डिफेक्ट बताइए 1 मोल ऑफ NaCl में, 1 मोल ऑफ NaCl में इतने हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर आपको बोला भी 10 की पावर 15 पर डिफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, और एक में कितने होते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। तो अगर हम इसको 10 की पावर 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आ जाएंगे। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, कोई भी चीज डिवाइड में अगर आपको ऐसे देखने को मिल रही है जिनकी बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो वो सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो 10 की पावर 23 माइनस 15 करेंगे, 10 की पावर 8 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 8। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहीं पर हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर है ये फिनिश होता है। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, केस बेस्ड स्टडी को आराम से रीड कीजिएगा, फिर से सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं देख लूंगी। ये था हमारा डे नंबर 2 और हमने आज किए हैं फ्रॉम क्वेश्चन 31 टू 60। डे 3 भी हम सॉलिड स्टेट का करेंगे और सॉलिड स्टेट में 61 से लेकर 90 क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।